पिछले एपिसोड में हमने उस भारत की धड़कन सुनी थी। एक ऐसा भारत जो विदेशी शासन के नीचे दबा तो था, पर उसके भीतर कहीं गहराई में एक नई चेतना जाग उठी थी। 1905 का स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन, क्रांतिकारी विचारधारा का उभार और कांग्रेस की सीमित राजनीति। इन सारे तूफानों के बीच भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे सिर्फ संघर्ष नहीं, दिशा चाहिए थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह तो बस शुरू हुई थी। जब राष्ट्र पुराने ढांचों से थक चुका था, जब आंदोलन की लहरें क्षणिक ऊर्जा दे रही थीं पर समाज स्थिर नहीं हो रहा था, ठीक उसी समय एक छोटा सा बालक नागपुर की गलियों में पल बढ़ रहा था। उसका बचपन, उसके संस्कार, उसका आक्रोश, उसकी करुणा, सब मिलकर उसके भीतर एक ऐसा बीज बो रहे थे जो आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के जीवन को छूने वाला था। वह बालक जिसका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। एपिसोड 1 में आपने उस युग को देखा। अब एपिसोड 2 में आप उस मनुष्य को देखेंगे जो उस युग से प्रभावित भी था और उसे बदलने के लिए बेचैन भी। आप जानेंगे कैसे एक साधारण से घर का यह बच्चा अपने परिवार की पीड़ा, ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों, प्लेग और गरीबी की त्रासदी और समाज की टूटी हुई एकता को गहराई से महसूस करता है। कैसे कोलकाता की क्रांतिकारी भूमि में उसके विचार में पहली बार तीखापन आता है, और कैसे एक क्षण आता है जब वह यह निर्णय लेता है कि भारत को सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं चाहिए, भारत को चरित्र निर्माण का एक महायज्ञ चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम उसी यात्रा को खोजेंगे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का बचपन, उनका संघर्ष, उनका क्रांतिकारी दौर और वह क्षण जब उनके भीतर आरएसएस का विचार जन्म लेता है। यह सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं, यह उस विचार की कहानी है जो आगे चलकर भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा बदलने वाला था। 1889 का नागपुर आज के शहरी नक्शे से बहुत अलग था। न तो लंबी चौड़ी सड़कें थीं, न व्यवस्थित चौक, न ही तेजी से दौड़ती गाड़ियां। उस समय यह एक शहर था जो 3 अलग अलग शक्तियों का संगम था। पुरानी हिंदू सामाजिक संरचना, मुस्लिम व्यापारिक प्रभाव और ऊपर से थोपे गए अंग्रेजी शासन का दमन। गलियों में हलचल थी, पर वह जीवन की सरल लय थी। लोग धार्मिक अनुष्ठानों, खेत बाजार और सामाजिक मेलजोल में व्यस्त रहते थे। पर इसी वातावरण में एक और धारा बह रही थी, असंतोष, डर और धीरे धीरे उभर रहे राष्ट्रवाद की धड़कन। नागपुर में ब्रिटिश छावनी का प्रभाव गहरा था। सड़कों पर अंग्रेज अधिकारियों की आवाजाही, रेलवे के विस्तार के चलते बढ़ती गतिविधियां और मिशनरी स्कूलों का फैलाव, ये सब मिलकर भारतीयों को एक नियंत्रित समाज में बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शहर के सामान्य लोगों के बीच असंतोष सुलग रहा था। अंग्रेजों के कानून, उनकी कठोर नीतियां और समानता की कमी हर भारतीय को यह याद दिला देती थी कि वह अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक है। उसी शहर में 1 अप्रैल 1889 को एक बालक जन्म लेता है, केशव बलिराम हेडगेवार। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा भविष्य में भारत की सामाजिक चेतना को नई दिशा देगा। पर उसके जन्म का वातावरण, एक ऐसा शहर जो दिखने में शांत था पर भीतर से अशांत, उसके मन को बुनियाद आकार देने लगा था। नागपुर में फैली यह दोहरी वास्तविकता, परंपरा और दमन आने वाले वर्षों में केशव के विचारों को गहराई से प्रभावित करेगी। केशव का जन्म एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता बलिराम पंत हेडगेवार संस्कृत के विद्वान थे और पुरोहिताई का कार्य करते थे। घर छोटा था, संसाधन सीमित थे, पर वातावरण में ज्ञान, धर्म, अनुशासन और सत्यनिष्ठा थी। परिवार में धार्मिक अनुष्ठान नियमित थे, मंत्रोच्चार, यज्ञ और शास्त्र वाचन अक्सर होते थे। इन सबका प्रभाव एक छोटे बच्चे पर गहरा पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, पर आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था। बच्चों को सिखाया जाता था, देनदार मत बनो, परिश्रम से जियो और सत्य का पालन करो।
ये मूल्य हेडगेवार के भीतर इतनी गहराई से समा गए कि आगे चलकर संघ के संस्कारों का आधार बन गए। हेडगेवार का बचपन विलासिता से दूर था। खेलकूद कम, जिम्मेदारियां अधिक। माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा चिंता का विषय रहा। घर में सरल भोजन, साधारण वस्त्र और सीमित साधन, पर भक्ति और देशप्रेम की समृद्धि बहुत। परिवार में पौराणिक कथाएं और वीरगाथाएं सुनाई जाती थीं। शिवाजी की कहानियां, भीम की शक्ति, कृष्ण का धैर्य, राम की मर्यादा। यही कहानियां एक छोटे बालक के मन में न्याय, साहस और कर्तव्य की भावना जगाने लगीं। इस घर की हवा में संस्कृति थी, पर कठोरता भी। प्यार था, पर अनुशासन भी। और यही मिश्रण बनाता है ऐसा व्यक्तित्व जो भविष्य में लाखों लोगों के लिए अनुकरणीय बनता है। स्कॉट हाई स्कूल के दिनों में ही हेडगेवार का व्यक्तित्व सबसे अलग दिखने लगा था। अन्य बच्चे जहां अंग्रेजी अधिकारियों से डरते थे, वहीं केशव में एक अनकही निर्भीकता थी। वे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे, वे देखते थे, समझते थे और प्रश्न पूछते थे। सबसे प्रसिद्ध प्रसंग, स्कूल की प्रार्थना में गॉड सेव द किंग बोलने से उनका इनकार। यह कोई छोटा कदम नहीं था। उस समय अंग्रेजी शासन में ऐसा विरोध राजद्रोह माना जाता था। टीचर, केशव तुम क्यों नहीं बोल रहे? केशव शांत स्वर में, क्योंकि यह मेरा राजा नहीं है। मेरा राजा मेरे देश का होना चाहिए। यह संक्षिप्त वाक्य था, उनके स्वभाव की घोषणा। उनके लिए देशभक्ति कोई भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी, यह सोच थी, तर्क था और साहस का अभ्यास था। इस घटना के बाद स्कूल में बातचीत फैल गई, वह दुबला-पतला लड़का, वह ब्राह्मण बच्चा बहुत बड़ा विद्रोही बनेगा। कुछ शिक्षक नाराज हुए, पर अनेक विद्यार्थियों ने उसे प्रेरणा की तरह देखा। यह वह उम्र थी जहां बच्चे सामान्यतः खेल और शरारत में मगन रहते हैं। पर हेडगेवार भविष्य की दिशा में सोच रहे थे, किसके सामने झुकना है और किसके सामने नहीं। उनका यह पहला विद्रोह संकेत था, यह बालक केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि इतिहास की दिशा बदलने का प्रयास करेगा। उन्हीं वर्षों में नागपुर एक भयंकर प्लेग महामारी से गुजरा। ब्रिटिश सरकार ने बीमारी रोकने के नाम पर कड़े नियम लागू किए। भारतीय घरों में बिना अनुमति प्रवेश, महिलाओं के पर्दे की अनदेखी और लोगों की निजता का उल्लंघन। इन कार्रवाइयों ने समाज में गहरी टीस पैदा की। एक बार अंग्रेज निरीक्षकों ने हेडगेवार के घर में भी जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। बालक केशव ने क्रोध से कहा, क्या यहाँ रहने वाले मनुष्य नहीं हैं? क्या हमारे घरों को कोई सम्मान नहीं? यह दृश्य उनके मन में गहरी छाप छोड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लूट थी। इसी दौरान घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ी। भोजन कम होने लगा। कई दिनों तक साधारण भात और दाल पर गुजारा होता। छोटे भाई बहन अक्सर बीमार पड़ते। घर में कोई भी दिन बिना चिंता के नहीं गुजरता था। पर संघर्ष में भी एक बात स्थिर थी, संस्कार और साहस। हेडगेवार ने देखा कि कैसे लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, कैसे परिवार अपने बुजुर्गों और बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि समाज में अद्भुत शक्ति है, बस उसे जागृत करने वाला कोई चाहिए। यही विचार धीरे धीरे उनके भीतर आकार लेने लगा। भारत की शक्ति उसके लोग हैं। अगर ये लोग संगठित हो जाए तो कोई सत्ता उन्हें दबा नहीं सकती। बचपन की यह तपस्या उनके चरित्र को इस्पात बना रही थी। 1905 बंग भंग। पूरे देश में असंतोष की आग भड़क उठी। लोकमान्य तिलक, अरविंदो और बंगाल के क्रांतिकारियों की आवाजें नागपुर तक पहुंचने लगीं। किशोर हेडगेवार के ऊपर इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में हिस्सा लिया।
कई छोटे समूहों में युवाओं को संगठित करने लगे, एक तरह की मिनी शाखाएं जिन्हें वे उस समय मित्र मंडली कहते थे। वे स्वदेशी पर भाषण देते, लोगों को जागरूक करते और ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों पर खुलकर बात करते। यह सब एक 14-15 वर्षीय युवक के लिए असाधारण था। उन्हें एहसास होने लगा था, भारत की लड़ाई केवल नेताओं की लड़ाई नहीं, यह हर भारतीय की व्यक्तिगत यात्रा होनी चाहिए। उनका दिमाग अब केवल गुस्से से नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव सोच से भर रहा था। क्या समाज को संगठित किया जा सकता है? क्या युवाओं को अनुशासन सिखाया जा सकता है? क्या देश की लड़ाई को केंद्र में नहीं, जड़ों में लड़ा जाना चाहिए? इन्हीं प्रश्नों ने हेडगेवार को जीवन की उस दिशा में धकेला जहां से आगे उनका पूरा व्यक्तित्व परिभाषित हुआ। हेडगेवार के बचपन में सबसे गहरा आघात माता पिता का देहांत। यह घटना उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ सकती थी, पर इसके उलट इसने उन्हें मानसिक रूप से और मजबूत बना दिया। अब घर की जिम्मेदारी उन पर थी। भाई बहनों की पढ़ाई, भोजन और देखभाल सब कुछ स्वयं संभालना पड़ता था। पर वे शिकायत नहीं करते थे। उनका स्वभाव था, कठिनाई आए तो सामना करो, पर किसी पर बोझ मत बनो। इस समय उनके भीतर एक और मूल्य स्थायी हो गया, स्वावलंबन। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों पर निर्भर समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए वे छोटे काम करके पैसे जुटाते, रात को पढ़ाई करते और दिन में सामाजिक कार्यों में हाथ बंटाते। उनकी ऊर्जा असीम थी। उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे एक नेता की तरह आकार लेने लगा, जो संघर्ष से भागता नहीं बल्कि संघर्ष को साधन बनाता है। किशोरावस्था के वर्षों में हेडगेवार तेजी से मन और विचार के स्तर पर परिपक्व हो रहे थे। उनके आसपास का वातावरण निरंतर बदल रहा था। ब्रिटिश दमन बढ़ रहा था, राजनीतिक आंदोलनों की गूंज नागपुर तक फैलने लगी थी और देशभक्ति की लहरें युवा मनों को गहराई से प्रभावित कर रही थीं। इस समय भारत में दो समानांतर धाराएं चल रही थीं। एक तरफ उग्र राष्ट्रवाद जिसका नेतृत्व तिलक, बिपिन पाल और अरविंदो जैसे नेता कर रहे थे, और दूसरी तरफ उदारवादी कांग्रेस जो संवैधानिक सुधारों की उम्मीद में अंग्रेजों से कुछ रियायतें पाने में लगी थी। हेडगेवार इन दोनों धाराओं को ध्यान से पढ़ रहे थे। वे अपने उम्र के युवाओं की तरह सिर्फ भावनात्मक उछाल से प्रभावित नहीं होते थे, वे हर आंदोलन का मूल सीखना चाहते थे। कौन सा मार्ग स्थायी परिणाम देगा? कौन सा मार्ग समाज को अंदर से बदल सकता है? वे अखबार पढ़ते, चर्चाओं में भाग लेते और नागपुर में राजनीतिक माहौल की धड़कन को महसूस करते। इस उम्र में उन्होंने एक और गुण विकसित किया, अनुशासन और आत्मसंयम। दीपावली, होली जैसे त्योहारों में जब मित्र मौजमस्ती में रहते, केशव अक्सर सामाजिक कार्यों में लगे मिलते। वे अपने भीतर ऐसी ऊर्जा महसूस कर रहे थे जो उन्हें एक सामान्य जीवन जीने नहीं देती थी। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा था, यह युवक केवल देश की समस्याएं समझने वाला नहीं है बल्कि समाधान की दिशा तलाशने वाला है, और यही उन्हें अलग बनाता था। 1907 और 1910 के बीच तिलकवाद भारत के युवाओं में अकल्पनीय तेजी से फैल रहा था। लोकमान्य तिलक केवल एक नेता नहीं थे, वे राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि युवाओं की आत्मा का घोष था। हेडगेवार पर तिलक के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। वे तिलक के लेख पढ़ते, उनके भाषणों की प्रतिलिपियां खोजते और स्वराज्य की अवधारणा को समझने की कोशिश करते। तिलक का संदेश स्पष्ट था, राष्ट्र तभी जागता है जब समाज जागता है। तिलक ने दो कार्य किए, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव द्वारा समाज को जोड़ना और युवाओं को संघर्ष और संगठन का मार्ग दिखाना। हेडगेवार समझ गए कि धर्म सांस्कृतिक परंपराएं केवल पूजा के लिए नहीं, वे समाज को एक सूत्र में बांधने का माध्यम भी बन सकती हैं। उनके भीतर यह सोच विकसित हुई, यदि आम लोगों के बीच राष्ट्र भावना जगाई जाए
तो कोई सत्ता भारत को लंबे समय तक दबा नहीं सकती। तिलक के दमन, गिरफ्तारी और संघर्ष ने हेडगेवार के मन में यह दृढ़ विश्वास पैदा किया कि राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक चर्चा से नहीं, बल्कि चरित्र, साहस और संगठन से होता है। यह विचार भविष्य में संघ के मूल सिद्धांतों में ढलने वाला था। 1905 के बंगभंग से उठी स्वदेशी की लहर नागपुर में भी पहुंची। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, ब्रिटिश माल का बहिष्कार हुआ और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। यह आंदोलन केवल आर्थिक नहीं था, यह आत्मसम्मान का आंदोलन था। किशोर हेडगेवार इस आंदोलन से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि विदेशी शासन केवल हथियारों से नहीं, बल्कि भारतीयों की मानसिकता पर भी शासन करता है। यदि भारतीय अपनी ही वस्तुओं, संस्कृति और प्रतिभा पर विश्वास करें, तो स्वतंत्रता केवल समय का विषय रह जाएगी। वे स्वदेशी प्रचार समितियों से जुड़े। कई बार उन्होंने मित्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया। विदेशी कपड़ा पहनना केवल फैशन नहीं है, यह दास्तां को स्वीकार करना है। हेडगेवार के लिए यह पहला बड़ा अवसर था जहां उन्होंने संगठनों में काम करना सीखा। वे नोटिस करते थे कि कैसे एक आंदोलन तभी बढ़ता है जब उसमें स्पष्ट लक्ष्य हो, जुड़े रहने का तरीका हो और युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे। और यहीं पहली बार उन्होंने महसूस किया, भारत को सिर्फ आंदोलन नहीं, स्थायी संगठनों की जरूरत है। ऐसे संगठन जो जनता को हर समय तैयार रख सकें, सिर्फ संकट के समय नहीं। यह समझ भविष्य में संघ के संगठन मॉडल की नींव बनी। नागपुर उस समय केवल राजनीतिक तनाव का केंद्र नहीं था, सामाजिक जटिलताएं भी गहराई से मौजूद थीं। जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, हिंदू मुस्लिम तनाव और समुदायों के बीच बढ़ती दूरी, ये सब समाज को भीतर से कमजोर कर रहे थे। हेडगेवार अक्सर देखते कि किस प्रकार हिंदू समाज स्वयं बिखरा हुआ है। एक तरफ अत्यधिक जातिगत नियम, दूसरी तरफ सामाजिक असमानताएं और तीसरी तरफ बढ़ता आपसी अविश्वास। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक आंदोलन यदि सफल भी हो जाए, तो भी एक विखंडित समाज राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकता। उनकी सोच विकसित होने लगी, जब तक हिंदू समाज संगठित, अनुशासित और एकात्म न बने, भारत की स्वतंत्रता अधूरी ही रहेगी। उन्होंने मुसलमान समुदाय के बीच भी सामाजिक गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्हें समझ आया कि मुसलमानों में धार्मिक एकता, रस्मों का मजबूत ढांचा और समुदाय आधारित जीवन शैली है, जबकि हिंदू समाज अनेक छोटी छोटी पहचानों में बंट गया है। हेडगेवार ने यह समस्या केवल शिकायत के रूप में नहीं देखी, उन्होंने इसे समाज निर्माण का प्रश्न माना। वे सोचने लगे, क्या ऐसा कोई माध्यम है जो हिंदुओं को एकता, अनुशासन और आत्मसम्मान से जोड़ सके? ऐसा माध्यम जो जाति से ऊपर हो, संप्रदाय से ऊपर हो और केवल राष्ट्रधर्म पर आधारित हो। यहीं से उनकी सामाजिक दृष्टि में गहराई आई। किशोर से युवा बनने की प्रक्रिया में हेडगेवार के भीतर नेतृत्व के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे थे। वे किसी बड़े मंच के नेता नहीं थे, परंतु छोटी छोटी मित्र मंडलियां बनाकर सामाजिक चर्चा और विचार विमर्श कराया करते थे। ये मंडलियां उस दौर के युवाओं के लिए एक अनौपचारिक प्रशिक्षण की तरह थीं। वे अपने साथियों को केवल भाषण नहीं देते थे, वे उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। हमारी कमजोरी क्या है? हमारा समाज क्यों इतना बिखरा है? हमारे भीतर राष्ट्र भावना क्यों कमजोर है? धीरे धीरे यह मित्र मंडली एक अनौपचारिक संगठन जैसा रूप लेने लगी। यहीं हेडगेवार ने पहली बार महसूस किया कि लोग नेतृत्व की भूख रखते हैं, पर मार्गदर्शन की कमी है। वे अपने साथियों के व्यवहार, उनकी कमजोरियों और उनकी ताकतों को बारीकी से देखते थे। किसी में अनुशासन की कमी है, किसी में दृढ़ता नहीं, किसी में नियमितता नहीं, और वे हर मित्र को व्यक्तिगत प्रेरणा देकर बदलने की कोशिश करते। उनका तरीका कठोर नहीं था, वह मित्रतापूर्ण अनुशासन का तरीका था, जो आगे चलकर संघ की शाखाओं की शैली बना।
यही समय था जब नागपुर में लोग कहना शुरू कर चुके थे, यह लड़का केवल पढ़ने वाला नहीं, यह मार्गदर्शन देने वाला है। युवावस्था में हेडगेवार का चरित्र 3 गुणों से चमकने लगा: आत्मानुशासन, संयम और राष्ट्रभाव। उनकी दिनचर्या सामान्य युवाओं जैसी नहीं थी। वे रात देर तक पढ़ते, राजनीति, इतिहास, धार्मिक ग्रंथ और राष्ट्रवादी साहित्य। सुबह जल्दी उठते, व्यायाम करते और दिन भर सामाजिक कार्यों में लगे रहते। उन्होंने स्वयं पर कई कठोर नियम लागू किए थे: झूठ नहीं बोलना, अनावश्यक खर्च नहीं करना, समय का दुरुपयोग नहीं करना, नियमित अभ्यास और व्यायाम, और सबसे महत्वपूर्ण, देशहित को हर व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखना। उनकी यह अनुशासित जीवन शैली उनके मित्रों को गहराई से प्रभावित करती थी। कई युवा केवल उनकी निष्ठा और चरित्र से प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ने लगे। इस समय उनके भीतर एक विचार और मजबूत हो चुका था: भारत का पुनर्जागरण केवल पढ़े लिखे नेताओं से नहीं होगा, यह उन लोगों से होगा जो अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करें। उनका जीवन स्वयं एक संदेश बनता जा रहा था: सरलता, स्पष्टता और राष्ट्रचिंतन। और यही आंतरिक साधना उन्हें अगले चरण, क्रांतिकारी कोलकाता के लिए तैयार कर रही थी। 1910 के दशक की शुरुआत में जब युवा केशव हेडगेवार कोलकाता पहुंचे, तब यह शहर केवल भारत का सांस्कृतिक केंद्र नहीं था, यह क्रांति की धधकती भट्टी था। नागपुर की शांत और सीमित दुनिया से बाहर कदम रखते ही केशव ने एक बिल्कुल अलग भारत देखा: तेज रफ्तार, गहन राजनीतिक चर्चा और हर मोड़ पर कोई न कोई गतिविधि जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रही थी। कोलकाता में रेलवे स्टेशन से कॉलेज तक की पहली यात्रा ही उनके लिए आंख खोल देने वाली थी। ट्रामों की आवाज, अंग्रेज सैनिकों की पैनी निगाहें, बंगाल की भीड़ और हर कोने में उठते हुए वंदे मातरम के स्वर, यह सब एक युवा मन को रोमांचित कर देने वाला था। यहाँ लोग सिर्फ राजनीति पर बात नहीं करते थे, वे राजनीति जीते थे। छात्रावासों में, चाय की दुकानों पर, गलियों में, हर जगह राष्ट्रीयता की हवा थी। हेडगेवार ने तुरंत महसूस किया कि यह शहर केवल पढ़ाई का स्थान नहीं होगा। यह शहर उन्हें वह दिखाएगा जो किताबें नहीं दिखा सकती: संगठित संघर्ष, भूमिगत गतिविधियां और क्रांतिकारी मनोविज्ञान। कोलकाता में रहते हुए उन्हें हर दिन एक नई सीख मिलती: कैसे युवा अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं, कैसे गुप्त सभाएं चलती हैं, कैसे अंग्रेजी पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखती है, और कैसे क्रांतिकारी अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं। यह शहर हेडगेवार के मन में एक स्पष्ट समझ जगाने लगा: यदि भारत को जागना है तो उसकी युवा पीढ़ी को अनुशासित, निडर और संगठित होना होगा। हेडगेवार धीरे धीरे कोलकाता की प्रमुख क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के संपर्क में आने लगे। यह कोई साधारण संगठन नहीं था, यह उस समय के सबसे प्रभावशाली और संगठित क्रांतिकारी नेटवर्क्स में से एक था। इसके केंद्रों में कठोर अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण, गोपनीयता और राष्ट्रभक्ति का एक अनोखा मिश्रण था। अनुशीलन समिति के प्रशिक्षण में शामिल होता था आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास, शारीरिक शक्ति के लिए व्यायाम, मानसिक दृढ़ता के लिए कठिन तप और गुप्त संदेशों, छद्म नामों तथा कोड भाषा का अभ्यास। हेडगेवार इस माहौल से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पहली बार देखा कि देश की स्वतंत्रता के लिए केवल भाषण नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और संगठित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे कई बैठकों में शामिल हुए, जहां बंगाल के प्रखर युवा क्रांतिकारी अंग्रेज साम्राज्य को कमजोर करने की योजनाएं बनाते थे। अनुशीलन समिति की सबसे बड़ी विशेषता थी चरित्र निर्माण। यह संगठन केवल हथियार चलाना नहीं सिखाता था, यह सिखाता था कि योद्धा कैसा होना चाहिए: अनुशासित, सजग और राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित।
हेडगेवार ने यह महसूस किया कि यह वही गुण हैं जो किसी भी समाज को मजबूत बनाते हैं। आगे चलकर संघ में दिखाई देने वाली अनुशासन, व्यायाम और संगठन की नींव किसी हद तक यहीं से उनके भीतर गहराई से बैठी। कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक अनुभव हेडगेवार को मिला अरविंदो घोष के विचारों से। अरविंदो न केवल एक महान दार्शनिक थे, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन के बौद्धिक स्तंभ भी थे। उनके लेख, भाषण और गुप्त सभाओं में व्यक्त विचारों ने हेडगेवार के मन पर गहरी छाप छोड़ी। अरविंदो कहते थे, राष्ट्रभक्ति ईश्वर भक्ति का ही एक रूप है और कर्मयोग वह मार्ग है जिससे मनुष्य राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करता है। यह विचार हेडगेवार के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने पहली बार समझा कि राष्ट्र सेवा केवल राजनीति नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना भी है। अरविंदो का यह संदेश कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कर्म के माध्यम से राष्ट्र को शक्ति दे सकता है, हेडगेवार के मन में गहराई से बैठ गया। अरविंदो की सोच ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातों का बोध कराया। व्यक्ति निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र एक जीवंत इकाई है और समाज उसका शरीर। आंदोलन नहीं, संगठन स्थायी परिवर्तन ला सकता है। इन विचारों ने हेडगेवार को एक बड़े समीकरण की ओर धकेला कि यदि भारत को पुनर्जागरण की दिशा में आगे बढ़ना है तो उसे एक ऐसी संरचना चाहिए जहां व्यक्ति का चरित्र, व्यवहार और मानसिकता राष्ट्रधर्म के अनुरूप ढल सके। यह वैचारिक नींव आगे चलकर आरएसएस की आत्मा बनेगी। कोलकाता में हेडगेवार ने उन युवा क्रांतिकारियों से निकटता से परिचय किया जो अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। इनके जीवन में सुविधा, आराम या भविष्य की कोई कल्पना नहीं थी। उनका एकमात्र लक्ष्य था स्वतंत्रता। हेडगेवार ने देखा कि कैसे ये युवक छिपकर रहते थे, नाम बदलते थे, पुलिस को चकमा देते थे, हथियार जुटाने के नए नए तरीके खोजते थे और हर समय सतर्क रहते थे। इनकी अनुशासनप्रियता ने हेडगेवार को गहराई से प्रभावित किया। वे समझ गए कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल आदर्शों से नहीं जीती जाती, इसके लिए त्याग और संघर्ष का लोहे सा संकल्प चाहिए। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे क्रांतिकारी अकेले संघर्ष नहीं करते, उनके छोटे छोटे समूह एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। यह काडर आधारित संगठन का पहला जीवंत अनुभव था। यहाँ उन्होंने एक बात बहुत गहराई से समझी। आंदोलन की सफलता नेताओं से नहीं, काडर की गुणवत्ता से होती है। यह समझ आगे चलकर संघ के व्यक्ति निर्माण मॉडल की बुनियाद बनी। इन क्रांतिकारियों की बहादुरी ने उन्हें प्रेरित किया, पर उनकी एक कमजोरी भी उन्होंने पहचानी। वे संगठित नहीं थे। वे साहसी थे पर बिखरे हुए। वे शक्तिशाली थे पर स्थायी ढांचा नहीं था। हेडगेवार यह सोचने लगे, क्या भारत को एक ऐसा संगठन नहीं चाहिए जहां क्रांतिकारियों का साहस और समाज की व्यापकता दोनों मिल सकें? हेडगेवार को क्रांतिकारियों से प्रेरणा मिली, उनके त्याग और साहस का सम्मान किया, पर उन्होंने जल्दी ही यह समझ लिया कि यह राह स्थायी नहीं है। 3 बड़ी कमजोरियां उन्हें दिखाई दीं। संरचना की कमी, कोई केंद्रीकृत संगठन नहीं, केवल छोटे छोटे गुट। दीर्घकालिक रणनीति का अभाव, योजनाएं तत्कालिक थीं, हमले, विस्फोट, प्रतिशोध पर राष्ट्र निर्माण का व्यापक दृष्टिकोण नहीं। जनसंपर्क का अभाव, जनता दूर थी। क्रांतिकारी आम लोगों के लिए एक रहस्य की तरह थे, दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आते। हेडगेवार की दृष्टि इससे आगे देखने लगी। यदि जनता ही सम्मिलित नहीं होगी तो कोई भी संघर्ष स्थायी परिणाम कैसे देगा? उन्होंने महसूस किया कि भारत को केवल भावनाओं की लहर नहीं चाहिए, उसे एक व्यवस्थित समाज शक्ति की आवश्यकता है। उनके मन में राष्ट्र निर्माण का मॉडल बनने लगा। अनुशासन, चरित्र, सामूहिकता, सांस्कृतिक एकता
और समाज की व्यापक भागीदारी। इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग को आदरपूर्वक छोड़ा, पर उससे मिली सीख को भीतर संजोकर रखा। आगे चलकर संघ में जो सादगी, गोपनीयता और अनुशासन दिखाई देता है, उसकी जड़ें इसी अनुभव में हैं। कोलकाता में बिताए गए वर्षों ने हेडगेवार को पूरी तरह बदल दिया। वे नागपुर से निकले थे एक साधारण छात्र की तरह, पर लौटे एक विचारवान, दृढ़ और लक्ष्य स्पष्ट राष्ट्र सेवक बनकर। इन वर्षों ने उन्हें 4 निर्णायक सीखें दी। 1. राष्ट्र सेवा एक आध्यात्मिक साधना है। अरविंदो के विचारों ने उन्हें सिखाया कि राष्ट्र केवल राजनीतिक भाषा नहीं, वह एक जीवंत चेतना है। 2. अनुशासन सर्वोपरि है। अनुशीलन समिति ने दिखाया कि देशभक्ति तभी स्थायी है जब उसका आधार अनुशासन हो। 3. काडर निर्माण ही स्थायी परिवर्तन लाता है। क्रांतिकारियों की बहादुरी ने उन्हें यह समझ दी कि भविष्य वही बदलते हैं जो स्वयं को बदलते हैं। 4. समाज की भागीदारी अनिवार्य है। विद्रोह बिना समाज की सहायता के केवल क्षणिक बनकर रह जाता है। कोलकाता छोड़ते समय हेडगेवार के मन में एक ही विचार स्पष्ट था। भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीति से नहीं आएगी। इसके लिए व्यक्ति से व्यक्ति, समाज से समाज को जोड़ने वाली एक नई संरचना चाहिए। यही विचार आगे चलकर आरएसएस के स्वरूप में ढलेगा, और वह यात्रा जल्द ही नागपुर में शुरू होने वाली थी। कोलकाता से नागपुर लौटते समय हेडगेवार का मन पूर्णतः रूपांतरित हो चुका था। वहां उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उन्होंने क्रांति का दर्शन सीखा, अनुशासन की शक्ति पहचानी और राष्ट्रभक्ति का वैज्ञानिक रूप समझा। नागपुर लौटते ही उन्हें 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिलीं। कुछ लोग उन्हें एक साधारण डॉक्टर के रूप में देख रहे थे, जबकि कुछ समझ रहे थे कि यह युवक अब कुछ अलग करने वाला है। उनकी आंखों में एक शांत दृढ़ता थी और वे समाज को नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। नागपुर पहुंचते ही उन्होंने तत्काल कई क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा लगानी शुरू कर दी। समाज के भीतर विभिन्न जाति समुदायों के बीच बढ़ती दूरी, राजनीतिक उथल-पुथल, ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ता और असंगठितता, और हिंदू समाज का आंतरिक विखंडन। उन्होंने महसूस किया कि भारत की लड़ाई केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्वयं को संगठित करने की लड़ाई भी है। नागपुर में उनके मित्र और सहयोगी आश्चर्य करते कि यह वही केशव हैं जो कुछ वर्षों पहले स्कूल में गॉड सेव द किंग न बोलने वाला दुबला-पतला लड़का था। अब वे एक ऐसा युवक थे जिसकी आंखें भविष्य को देखकर निर्णय ले रही थीं। उनकी नजरें अब नेताओं पर नहीं, बल्कि जनता पर थीं। उनका विश्वास था, राष्ट्र की दिशा वह तय करेगा जो जनता के दिल को छू सके। उनकी वापसी केवल घर लौटना नहीं था, यह राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी थी। नागपुर लौटकर हेडगेवार ने मेडिकल की अपनी औपचारिक डिग्री पूरी की। वे योग्य डॉक्टर थे, पर उनकी रुचि केवल चिकित्सा में सीमित नहीं थी। उनका मन समाज के रोगों की ओर अधिक खिंचा हुआ था। विखंडन, असंगठितता और नेतृत्वहीनता। डॉक्टरी ने उन्हें समाज से रोज का सीधा संपर्क दिया। वह बीमारों के उपचार के साथ साथ लोगों की मानसिकता, समस्याएं और आकांक्षाएं समझने लगे। मरीजों से बातचीत में वे देखते, किसके घर में कौन सी समस्याएं हैं, समाज किन मुद्दों से बंटा हुआ है, युवाओं में क्या कमियां हैं, महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है। और धीरे धीरे उनका मन यह कहने लगा, इन रोगों का इलाज दवाई से नहीं, संगठन से होगा। वे शुल्क कम लेते थे, कई बार बिल्कुल नहीं लेते। लोगों तक उनका पहुंच एक डॉक्टर से कहीं अधिक थी। वे एक सलाहकार, मार्गदर्शक और प्रेरक थे। साथ ही वे युवाओं को अपने पास बैठाकर उनसे देश की स्थिति पर चर्चा करते। वे पूछते,
तुम्हें अपने देश के लिए क्या करना है? यह प्रश्न युवाओं के भीतर झंझावात पैदा करता। डॉक्टर होते हुए भी हेडगेवार का वास्तविक कार्य था युवाओं का मानसिक और सामाजिक उपचार, और यह काम वे चुपचाप बिना किसी प्रचार के कर रहे थे। भारत की राजनीति उस समय कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी। स्वाभाविक रूप से हेडगेवार भी कांग्रेस गतिविधियों से जुड़े। वे कई बैठकों, सभाओं और विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्हें यह समझना था कि देश की मुख्यधारा राजनीति कैसे काम करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेडगेवार की प्रतिभा और अनुशासन को सराहते थे। उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। हेडगेवार ने मन लगाकर काम किया, पर जल्द ही उन्हें कांग्रेस की कुछ सीमाएं स्पष्ट दिखने लगीं। कांग्रेस नेतृत्व प्रधान थी, जनता प्रधान नहीं। आम आदमी की शक्तियां उपयोग में नहीं लाई जाती थीं। आंदोलन केवल दिल्ली और बड़े शहरों में केंद्रित थे। गांव और समाज की जड़ों तक विचार पहुंच नहीं रहा था। आंतरिक गुटबाजी और विचारों की असमानता बहुत गहरी थी। हेडगेवार ने महसूस किया कि कांग्रेस की ऊर्जा नेतृत्व बदल सकती है, पर समाज को नहीं। उनकी दृष्टि में कांग्रेस एक राजनीतिक आंदोलन थी, जबकि भारत को एक सामाजिक आंदोलन चाहिए था। इस अवधि में उनके मन में यह प्रश्न गहराई से अंकुरित हुआ, क्या अंग्रेजों को हटाना ही पर्याप्त है? क्या भारतीय समाज उसके बाद राष्ट्र बन जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें कांग्रेस के भीतर नहीं मिला। 1919 से 1922 का असहयोग आंदोलन हेडगेवार के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। गांधी जी ने देश को एक नई ऊर्जा दी, सत्याग्रह, त्याग और अहिंसा का मार्ग। हेडगेवार इस आंदोलन से गहराई से जुड़ गए। उन्होंने नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में असहयोग का नेतृत्व किया। स्कूलों से छात्रों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग, सार्वजनिक सभाएं, ब्रिटिश संस्थानों का विरोध। उनकी जोशीली ऊर्जा ने सैकड़ों युवाओं को प्रेरित किया। वे गिरफ्तारी के लिए आगे आए और जेल भी गए। उनकी गिरफ्तारी नागपुर में बड़ी चर्चा का विषय बनी। युवाओं में सबसे साहसी वही है। परंतु 1922 के चौराचौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया, हेडगेवार भीतर से हिल गए। उन्होंने सोचा, लाखों लोग, हजारों गांव, इतनी जनशक्ति, और एक घटना ने पूरा आंदोलन रोक दिया। उनके मन में यह समझ बैठ गई, जनता का मन भावनाओं से जागता है, पर उसे अनुशासन से ही दिशा मिलती है। असहयोग आंदोलन ने उन्हें यह सिखाया, राजनीति उस इमारत की तरह है जिसकी नींव कमजोर हो तो भव्य दीवारें भी गिर जाती हैं। उन्होंने महसूस किया कि भारत को एक ऐसे ढांचे की जरूरत है जिसे कोई एक निर्णय, एक नेता या एक परिस्थिति डिगा न सके। यह वह बिंदु था जब उन्होंने पहली बार गहराई से सोचना शुरू किया, स्वतंत्रता आंदोलन में स्थायी जनशक्ति का निर्माण कैसे होगा। असहयोग आंदोलन के अनुभव के बाद हेडगेवार ने राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर समाज का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने ध्यान दिया कि भारत की समस्या अंग्रेजों की तुलना में कहीं अधिक गहरी है। भारतीय समाज का विखंडन। वे गांवों में घूमते, पंचायतों में बैठते, शहरों के मोहल्लों का दौरा करते और 4 प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते, जातियों में विभाजन, धार्मिक मतभेद, अनुशासन की कमी, सामूहिक पहचान का अभाव। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू समाज कई खंडों में बांट चुका है, उच्च जाति, निम्न जाति, भाषाई भेद, क्षेत्रीय भेद, किसी में एकता नहीं। हेडगेवार को यह दिखाई दिया कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा, भारत की कोई भी राजनीतिक मुहिम स्थायी नहीं होगी। उनका मन अब राजनीति करने में नहीं, समाज बनाने में लगने लगा था।
उन्होंने स्वयं से पूछा कि भारतीयों को दैनिक जीवन में क्या जोड़ सकता है। क्या ऐसी कोई प्रणाली हो सकती है जो हर दिन समाज को राष्ट्र की दिशा में तैयार करे। उनकी सोच अब दिन प्रतिदिन स्पष्ट होती जा रही थी कि भारत को एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो समाज को भीतर से बदल सके। कांग्रेस, क्रांतिकारी और गांधीवादी, इन तीनों मार्गों को देखने के बाद हेडगेवार ने एक गहरा निष्कर्ष निकाला। भारत को आंदोलन नहीं, संगठन चाहिए। उन्होंने यह समझ लिया था, आंदोलन आते हैं और चले जाते हैं, नेता बदलते हैं, नीतियां बदलती हैं, पर यदि समाज का चरित्र नहीं बदलता तो राष्ट्र स्थायी रूप से नहीं उठ सकता। उन्होंने अपने अनुभवों को जोड़ना शुरू किया। कोलकाता की सीख, अनुशासन प्लस काडर निर्माण। कांग्रेस की सीख, राजनीति जनशक्ति के बिना कमजोर है। असहयोग की सीख, भावनाएं बिना स्थायी ढांचे के टिकती नहीं। समाज अध्ययन की सीख, हिंदू समाज संगठित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। उनकी दृष्टि अब एक स्पष्ट दिशा की ओर बढ़ रही थी। एक ऐसा ढांचा जो जाति, क्षेत्र, भाषा और वर्ग से ऊपर हो, जहां व्यक्ति का निर्माण केंद्र में हो और जहां हर दिन राष्ट्र भावना का अभ्यास हो। वे समझ चुके थे, यदि व्यक्ति बदलता है तो समाज बदलता है, यदि समाज बदलता है तो राष्ट्र बदलता है। यह विचार धीरे धीरे एक संगठन रूप में आकार ले रहा था, जिसे दुनिया आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानेगी। 1923-24 के बीच हेडगेवार का मन लगातार एक प्रश्न के इर्द गिर्द घूम रहा था, भारत को किस प्रकार का संगठन चाहिए। यह सिर्फ विचार नहीं था, यह एक आंतरिक पुकार थी जो हर दिन और तीव्र होती जा रही थी। उन्होंने देखा कि भारत में मौजूद सभी संगठन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक किसी न किसी कमी से जूझ रहे हैं। राजनीतिक संगठन नेतृत्वाधारित थे, धार्मिक संगठन संप्रदाय आधारित थे और सामाजिक संगठन केवल दान और सुधार तक सीमित थे। हेडगेवार की दृष्टि में भारत को एक ऐसा संगठन चाहिए था जो दैनिक जीवन से जुड़ा हो, केवल आंदोलन आधारित न हो। जहां व्यक्ति निर्माण केंद्र में हो, न कि केवल नारे, जो सभी जाति वर्गों को जोड़ सके। जहां अनुशासन और उत्साह दोनों साथ चलें, जिसकी ऊर्जा राजनीतिक उतार चढ़ाव से निर्भर न हो, और सबसे महत्वपूर्ण, जिसका नेतृत्व व्यक्ति से बड़ा उद्देश्य हो। हेडगेवार कई रातें जागकर सोचते कि क्या कोई ऐसा ढांचा हो सकता है जो भारत की सामूहिक चेतना को प्रतिदिन प्रशिक्षित करे, जहां हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए तैयार हो। वे अपने अनुभवों को जोड़ते, क्रांतिकारी अनुशासन प्लस असहयोग का जनबल प्लस तिलक का राष्ट्रवाद प्लस अरविंदो का आध्यात्मिक राष्ट्रधर्म। धीरे धीरे एक विचार आकार लेने लगा, भारत को एक रोज चलने वाला जीवन आंदोलन चाहिए, राजनीति से ऊपर, समाज में जड़ें जमाया हुआ। इस विचार की धड़कन अब स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। संघ का बीज जन्म ले रहा था। हेडगेवार ने महसूस किया कि भारत के समाज की सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेज नहीं, बल्कि स्वयं हिंदू समाज की आंतरिक विखंडन था। वे गांव, कस्बे और मोहल्लों में घूमते और देखते कि जातियों के बीच संवाद नहीं, सामाजिक स्तरों में अविश्वास, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजन और धार्मिक अनुष्ठान भी अलग अलग समुदायों को जोड़ नहीं पा रहे थे। उन्हें यह बात स्पष्ट होने लगी कि जब समाज ही संगठित नहीं, तब राष्ट्र कैसे बनेगा। उन्होंने हिंदू समाज की 4 विशेषताओं को गहराई से पहचाना। असीम क्षमता पर अनुशासन का अभाव, उच्च नैतिकता पर सामूहिक व्यवहार की कमी, व्यक्तिगत वीरता पर संगठित ऊर्जा का अभाव, धार्मिक श्रद्धा पर सामाजिक एकता का अभाव। हेडगेवार ने समझा कि हिंदू समाज स्वाभाविक रूप से शांत, सहिष्णु और समन्वयकारी है,
पर यही गुण कभी कभी कमजोरी बन जाते हैं, क्योंकि यह समाज संघर्ष के समय एक साथ नहीं खड़ा होता। उन्होंने कहा, हमारे समाज में वीर तो बहुत हैं, पर सेना नहीं। यही वाक्य उनके भविष्य के संगठन की आत्मा बनने वाला था। उनका विश्लेषण कठोर था, पर समाधान उन्मुख। वे शिकायतें नहीं करते थे, वे सोचते थे कि इस विभाजित समाज को कैसे एक परिवार बनाया जाए। यही प्रश्न संघ की विचारधारा की आधारशिला बना। हेडगेवार का सबसे बड़ा नवाचार था भारत में पहली बार दैनिक राष्ट्र निर्माण प्रशिक्षण का विचार प्रस्तुत करना। वे कहते थे कि राष्ट्र भावना रैलियों में नहीं, दैनिक अभ्यास में पैदा होती है। उनके विचार में समाज को बदलने का तरीका यह था: एक रोज मिलने का अभ्यास, 1 घंटा प्रतिदिन जहां सभी लोग एक साथ खड़े हों, जाति वर्ग भाषा पेशे से ऊपर। 2 शारीरिक व्यायाम, क्योंकि शरीर से अनुशासन आता है। 3 खेल, जो आपसी संबंध मजबूत करते हैं। 4 गीत और प्रार्थना, जो मन में सामूहिक चेतना भरते हैं। 5 चर्चाएं और विचार विमर्श, जो बुद्धि और दृष्टि को विकसित करते हैं। उनका मानना था कि यदि भारत का हर युवा रोज 1 घंटा राष्ट्र के लिए दे, तो आने वाली पीढ़ियां एक नया भारत बना सकती हैं। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था। भारत में किसी संगठन ने दैनिक प्रशिक्षण का मॉडल नहीं अपनाया था। राजनीति रैलियों पर चलती थी, धर्म मंदिरों और त्योहारों पर और समाज सेवा कार्यक्रमों पर हेडगेवार ने एक नई राह सुझाई, जीवन में राष्ट्रधर्म को शामिल करना। यही वह सामाजिक तकनीक थी जिसने बाद में आरएसएस की शाखा को जन्म दिया। 1924 के दौरान हेडगेवार ने अपने विचार को व्यवहार में लाना शुरू किया। उन्होंने कुछ युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। वे मित्र विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और विविध समुदायों के युवक थे। ये समूह उस समय अनौपचारिक सभा कहलाते थे। ये बिना किसी नाम, पद या औपचारिक संरचना के प्रतिदिन मिलने का अभ्यास शुरू करते। हेडगेवार समूह के केंद्र में खड़े होकर सरल शब्दों में कहते, आज हम चलना सीखेंगे, आज हम पंक्ति में खड़े होंगे, आज हम एक खेल सीखेंगे, आज हम राष्ट्र की एक कहानी सुनेंगे। यह मॉडल बहुत प्रभावी हुआ। युवाओं को यह अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगने लगा। किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब, इसका उद्देश्य क्या है? हेडगेवार मुस्कुराए, जब उद्देश्य जीवन बन जाए तो यह पूछना नहीं पड़ता। उनके भीतर की ऊर्जा और दृष्टि अब लोगों को खींचने लगी। यही समूह आगे चलकर पहली शाखा के कार्यकर्ताओं की रीढ़ बनेगा। हेडगेवार अकेले नहीं थे। उनके आसपास एक छोटा लेकिन अत्यंत समर्पित समूह था, जो उनके विचारों और अनुशासन से गहराई से प्रभावित था। इनमें शामिल थे बालासाहेब देवरस, जिनमें तेज बुद्धि, उत्कृष्ट संगठन क्षमता थी। भाऊजी कागल, जो सामाजिक जुड़ाव, जनसंपर्क में दक्ष थे। मोरोपंत पिंगे, जिनमें विचारों की स्पष्टता, प्रशासनिक दक्षता थी। भाऊराव देवरस, जो शांत, धैर्यवान, अत्यंत सहनशील थे। गोपालराव जोशी, जिनमें आर्थिक और प्रबंधन कौशल की दक्षता थी। और कई अन्य युवा जो साधना और सेवा की भावना से प्रेरित थे। इन सबकी संयुक्त ऊर्जा ने हेडगेवार के विचार को एक आकार देना शुरू किया। हेडगेवार हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से संवाद करते थे। वे पूछते, तुम्हारी ताकत क्या है? तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है? वे हर व्यक्ति को उसकी योग्य भूमिका देते। किसी को खेल सिखाने का काम, किसी को नए युवाओं को जोड़ने का, तो किसी को शारीरिक अभ्यास की अगुवाई का। हेडगेवार का तरीका सरल था, लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ रूप में ढालो।
यही सहयोगी मंडली आगे चलकर आरएसएस के प्रारंभिक विस्तार का आधार बनेगी। इस चरण में हेडगेवार का संगठन अभी नामहीन था, पर दिशा और आत्मा दोनों स्पष्ट थीं। इस पूरी अवधि में हेडगेवार ने एक अंतिम और महत्वपूर्ण समझ विकसित की। भारतीय समाज समस्या नहीं है, उसके संगठित होने की तकनीक गलत है। वे कहते थे, हम समारोह में मिलते हैं, पर रोजमर्रा के जीवन में अलग अलग रहते हैं। इसीलिए एकता केवल त्योहारों में दिखाई देती है, व्यवहार में नहीं। उनका लक्ष्य था कि संस्कार, व्यवहार, अनुशासन और राष्ट्रभाव को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना। उन्होंने समझा कि मंदिर समाज को जोड़ते हैं, पर सीमित समय के लिए। राजनीति समाज को प्रेरित करती है, पर क्षणिक रूप से। आंदोलन समाज को जगाते हैं, पर स्थायी परिवर्तन नहीं लाते। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि समाज को स्थायी रूप से बदलना है तो नियम जीवन में शामिल करो, घोषणाओं में नहीं। यही सोच आरएसएस के सिद्धांतों की नींव बनी। शाखा नियमित होगी, व्यक्ति केंद्र में होगा, राष्ट्रधर्म व्यवहार में होगा, जाति और वर्ग का भेद समाप्त होगा और एकता अभ्यास से बनेगी, न कि नारे से। अब विचार पूरी तरह पक चुका था। हेडगेवार अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के मोड़ पर पहुंच चुके थे। पहली शाखा शुरू करने का। 1924 के बाद हेडगेवार के मन में जो विचार धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था, अब वह तेजी से आकार लेने लगा। वर्षों के अनुभवों, कोलकाता की क्रांतिकारी ऊर्जा, नागपुर के सामाजिक अध्ययन, कांग्रेस की सीमाएं और असहयोग आंदोलन की अनिश्चितता, इन सबका मिलाजुला सार एक नई दिशा में बदल रहा था। यह दिशा आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली सामाजिक संगठनों में से एक की नींव बनने वाली थी। हेडगेवार ने स्वयं से प्रश्न पूछा कि मैं भारत की समस्या को समझ चुका हूं, अब समाधान क्या है? वे जानते थे कि नया संगठन केवल भावनाओं या क्रोध से नहीं बन सकता, उसे चाहिए स्पष्ट संरचना, सरल पद्धति, दैनिक प्रशिक्षण, व्यापक सामाजिक आधार और एक ऐसी विचारधारा जो समाज को जोड़ सके। इसी समय उनके मन में 3 शब्द उभरे: व्यक्ति, समाज, राष्ट्र। वे कहते थे कि जब व्यक्ति सुधरता है, समाज सुधरता है, जब समाज सुधरता है, राष्ट्र उठता है। हेडगेवार जानते थे कि भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए जो व्यक्ति को अंदर से बदल सके, मन, शरीर और व्यवहार से। और यह बदलाव किसी किताब, भाषण या आंदोलन से नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास से आता है। उनके मन में अब यह भी स्पष्ट हो चुका था कि नया संगठन राजनीतिक नहीं होगा, यह समाज के भीतर से उभरेगा। अब विचार केवल सपना नहीं था, यह एक योजना बन चुका था। वे बस उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब इसे वास्तविक रूप दिया जा सके, और वह क्षण अब बहुत निकट था। हेडगेवार ने नागपुर को अपने प्रयोग का केंद्र चुना। यह कोई संयोग नहीं था। इस शहर में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ऊर्जा का संतुलित मिश्रण था, परंतु दिशा का अभाव था। हेडगेवार ने महसूस किया कि नागपुर का समाज तैयार है, बस उसे एक मार्गदर्शक चाहिए। उन्होंने एक अनोखा मॉडल सोचा, व्यक्ति निर्माण केंद्र, जहां हर युवक दैनिक रूप से प्रशिक्षण ले, विचार सीखे और समाजहित का अभ्यास करे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नया नेता बनाना नहीं, नया समाज बनाना है। इस मॉडल की प्रमुख विशेषताएं थीं: 1. दैनिक शाखा। राजनीति के आंदोलन कभी कभार होते हैं, पर राष्ट्र निर्माण हर दिन होता है। 2. खेल और व्यायाम। यह युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। 3. सामूहिक प्रार्थना, जो केवल धार्मिक नहीं, एक साझा राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी। 4. अनुशासन और सरलता। कोई पद, वर्दी, बड़ी इमारत या पैसा आवश्यक नहीं था।
सिर्फ मन, शरीर और संकल्प। 5 जाति वर्ग से परे एकता। यह पहला ऐसा मंच बनने वाला था जहां ब्राह्मण, बनिया, शूद्र, मजदूर, विद्यार्थी ऑल वर इक्वल। हेडगेवार की दृष्टि स्पष्ट थी, युवाओं की शक्ति को एक दिशा दूंगा और यह दिशा भारत को बदलेगी। नागपुर इस क्रांति का पहला साक्षी बनने वाला था। 1925 की शुरुआत में हेडगेवार ने अपने विश्वसनीय सहयोगियों को कई गुप्त बैठकों में आमंत्रित किया। इन बैठकों में उपस्थित थे बाला साहेब देवरस, मोरोपंत पिंगे, भाऊजी कागल, भाऊराव देवरस और कुछ अन्य युवा। ये सभी हेडगेवार की ऊर्जा, अनुशासन और दृष्टि से प्रेरित थे। इन बैठकों में 3 बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई कि एक, नया संगठन कैसा हो। हेडगेवार ने कहा, राजनीति नहीं, सामाजिक साधना। नेता नहीं, स्वयंसेवक। आदेश नहीं, अनुशासन। 2, क्या यह संभव है कि रोज लोग आए। हेडगेवार ने उत्तर दिया, अगर उद्देश्य शुद्ध हो और तरीका सरल तो लोग रोज आएंगे। 3, यह आंदोलन कितने लोगों से शुरू होगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इतिहास की सबसे बड़ी शक्तियां हमेशा छोटे समूह से जन्म लेती हैं। उनके सहयोगी कभी कभी आश्चर्य करते। डॉक्टर साहब, बिना भवन, बिना पद, बिना धन क्या यह संगठन चलेगा। हेडगेवार शांत रहते और कहते कि यह विचार मेरे नहीं, यह भारत की आत्मा का विचार है। इसे कोई नहीं रोक सकता। उनकी आंखों में वह भविष्य चमक रहा था जो किसी और को अभी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी रात निर्णय लिया गया, अब संगठन शुरू होगा, बस अवसर चाहिए। और वह अवसर आने ही वाला था। 1925 की विजयादशमी नागपुर के इतिहास का एक शांत, सामान्य दिन था। पर हेडगेवार के लिए यह दिन भारत के भविष्य का बीज बोने वाला था। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों और युवाओं को बुलाया। स्थान चुना, नागपुर के मोहितेवाड़ा इलाके में एक नीम का पेड़। साधारण, छाया से भरा, पर इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। हेडगेवार उस नीम के पेड़ के नीचे खड़े हुए। उनके सामने केवल 8-10 युवक थे। यही वह क्षण था जब विचार कर्म में बदलने वाला था। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। उनका तरीका अलग था। पहले करो, फिर समझाओ। उन्होंने युवाओं को पंक्ति में खड़ा किया, सूर्य नमस्कार कराया, कुछ खेल खिलाए, फिर एक छोटी सी प्रार्थना करवाई। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पास के लोग आश्चर्य से देख रहे थे। यह क्या हो रहा है? ये कौन है? यह कौन सा नया अभ्यास है? हेडगेवार ने कहा, आज से हम रोज मिलेंगे। किसी ने पूछा, किस लिए? वे बोले, राष्ट्र के लिए, अच्छा बनने के लिए। उस नीम के पेड़ के नीचे न कोई बैनर था, न कोई पदाधिकारी, न कोई बड़ा आयोजन। पर वहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े सामाजिक संगठन की यात्रा। वह नीम का पेड़ आज भी सिर्फ पेड़ नहीं, यह उस विचार का साक्षी है जो शांति से लिखा गया, पर इतिहास में गरज की तरह गूंजा। विजयादशमी 1925 को नीम के वृक्ष के नीचे शुरू हुई वह छोटी सी दैनिक सभा कुछ ही हफ्तों में एक अनोखे आकर्षण का केंद्र बनने लगी। शुरुआत में केवल 8-10 युवक थे, पर रोज शाखा आयोजित होने लगी तो उत्सुकता बढ़ी। आसपास के घरों, गलियों और मोहल्लों से लोग देखने आने लगे, ये लड़के रोज क्या कर रहे हैं? यह नया अभ्यास कैसा है? शाखा में सहभागिता धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ सप्ताहों में संख्या 20 से 30 और फिर 50 तक पहुंच गई। युवाओं को शाखा का तरीका बेहद सरल और प्रभावी लगा। 1 घंटा प्रतिदिन, न कोई जटिल नियम, न कोई ऊंचे नीचे पद, न कोई धार्मिक विवाद, न कोई राजनीतिक नारा,
सिर्फ अनुशासन, व्यायाम, खेल, प्रार्थना और सादगी। हेडगेवार हर दिन शाखा में समय पर आते। वे स्वयं सबसे पहले पंक्ति में खड़े होते, सभी अभ्यास करते और दिखाते कि नेता आदेश नहीं देता, नेता उदाहरण बनता है। उनका तरीका प्रेरक था, उनका व्यवहार आत्मीय था और उनकी दृष्टि स्पष्ट। व्यक्ति को बदलिए, समाज स्वयं बदल जाएगा। एक नया वातावरण बनने लगा, जहां जाति, वर्ग, पेशा, उम्र सब अप्रासंगिक थे। किसी किसान का पुत्र ब्राह्मण युवक के बगल में खड़ा होता, किसी मजदूर के बच्चे के साथ व्यापारी का पुत्र खेलता। इस तरह एक नए सामाजिक प्रयोग की शुरुआत हुई, जो भारत के समाज में क्रांति लाने वाला था। शाखा की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सादगी और वैज्ञानिकता। हेडगेवार ने शाखा की दिनचर्या इस तरह बनाई कि व्यक्ति के शरीर, मन और व्यवहार तीनों का विकास हो। शाखा की सामान्य दिनचर्या, पंक्ति सजना, लाइना। इससे व्यक्तियों में अनुशासन और समानता आती थी। सब एक साथ खड़े होते, कर्मचारी, विद्यार्थी, मजदूर, व्यापारी। गणविन्यास, ड्रिल। यह शारीरिक मजबूती और ध्यान बढ़ाने का अभ्यास था। सूर्य नमस्कार और व्यायाम। यह शरीर को चुस्त बनाता और जीवन में स्वास्थ्य चेतना जगाता। डंडा और लाठी व्यायाम। खतरों में आत्मरक्षा सीखना, वह भी बिना आक्रामकता के। गरिमा और नियंत्रण के साथ। खेल, सामूहिकता का विज्ञान। खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि टीम भावना का अभ्यास थे। गीत, प्रार्थना और बौद्धिक चर्चा, यह मन में राष्ट्र भावना का संस्कार डालते थे और विचारों को दिशा देते थे। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी उपन्यास, भाषण, नारे या राजनीतिक बहस नहीं होती थी। हेडगेवार का विश्वास था, व्यवहार से सीखने वाली बात भाषण से नहीं सिखाई जा सकती। शाखा की यह संरचना इतनी प्रभावी थी कि कुछ ही महीनों में यह मॉडल नागपुर के कई इलाकों में फैलने लगा। युवा कहते, शाखा में जाना मतलब अच्छा मन, अच्छा तन और अच्छा समाज। यह शाखा नहीं, एक दैनिक चरित्र विद्यालय था। हेडगेवार के संगठन में एक नया शब्द जन्म ले रहा था, स्वयंसेवक। यह केवल एक पद नहीं था, यह एक जीवन दृष्टि थी। स्वयंसेवक शब्द में 3 विशेषताएं थीं। 1. स्वयं से सेवा करने वाला। सेवा आदेश से नहीं, संस्कार से निकले। 2. राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाला। परिवार, पेशा, व्यक्तिगत जीवन सब महत्वपूर्ण पर राष्ट्रहित सर्वोच्च। 3. अनुशासन, समर्पण और विनम्रता का संगम। स्वयंसेवक अह से नहीं, कर्तव्य से काम करता है। हेडगेवार कहते थे, स्वयंसेवक वह है जो हर परिस्थिति में राष्ट्र के लिए तैयार हो, बिना किसी पुरस्कार, पहचान या अपेक्षा के। स्वयंसेवक का जीवन 5 स्तंभों पर आधारित था। शरीर का बल, मन का संतुलन, बुद्धि की स्पष्टता, समाज के प्रति संवेदना और राष्ट्रधर्म की समृद्ध चेतना। शाखा में कोई उपदेश नहीं होता था, स्वयंसेवक अपने व्यवहार से सीखता था। समानता में खड़े होना, खेलना, पसीना बहाना, अभ्यास करना, समय पर पहुंचना और किसी को छोटा या बड़ा न समझना। धीरे धीरे स्वयंसेवक एक नई पहचान बन गया, एक नया भारतीय नागरिक जो आधुनिक भी था और सांस्कृतिक भी, अनुशासित भी और सहज भी। आरएसएस का असली विस्तार स्वयंसेवक के चरित्र से हुआ, न कि किसी प्रचार या राजनीति से। पहली शाखा के कुछ महीनों बाद नागपुर के विभिन्न इलाकों से लोगों ने हेडगेवार को बुलाना शुरू किया। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी यह अभ्यास शुरू कीजिए। शाखाएं क्रमशः बढ़ने लगीं। मोहितेवाड़ा से लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर से इतवारी, ईदगाह, महाल और शहर के अन्य क्षेत्र। हर जगह नए स्वयंसेवक तैयार होने लगे। हर शाखा का रूप वही था, सरलता, अनुशासन और आत्मीयता।
हेडगेवार एक शाखा में सुबह जाते, दूसरी में शाम को और कई बार रात में छोटे समूहों से मिलते। वे शाखाओं का निरीक्षण करते हुए युवाओं के चेहरे देखते, उनकी ऊर्जा पहचानते और धीरे धीरे उनकी भूमिकाएं तय करते। यह विस्तार प्राकृतिक था। न कोई पोस्टर, न कोई अखबार में विज्ञापन, न कोई कार्यालय। लोग कहते, शाखा से लड़के सुधर रहे हैं, सशक्त बन रहे हैं और समाज में एक नई चेतना आ रही है। माता पिता बच्चों को भेजने लगे क्योंकि शाखा उन्हें शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि से मजबूत बना रही थी। संगठन का नाम तब भी तय नहीं था, पर उद्देश्य इतना स्पष्ट था कि नाम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। इस तरह आरएसएस विचार धीरे धीरे आंदोलन में बदल रहा था। शांत पर गहरा, साधारण पर प्रभावी। आरएसएस का प्रभाव केवल शाखाओं की संख्या में नहीं था, बल्कि समाज में आए आंतरिक बदलावों में था। एक जातिगत दीवारें टूटने लगीं। शाखा में ब्राह्मण, बनिया, शूद्र, मजदूर, विद्यार्थी सब एक साथ खड़े होते। किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझा जाता। यह स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा सामाजिक प्रयोग था जहां जाति अप्रासंगिक थी। दो, अनुशासन समाज का हिस्सा बनने लगा। स्वयंसेवक समय पर आते, संगठित रूप से अभ्यास करते और अपने घरों में भी अनुशासित जीवन जीने लगे। 3, राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। लोग अब राष्ट्र को केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में महसूस करने लगे। 4, युवा ऊर्जा सही दिशा में लगी। शाखाओं ने युवाओं को अव्यवस्थित क्रोध से निकालकर सकारात्मक राष्ट्र सेवा की दिशा दी। 5, समाज में आत्मविश्वास बढ़ा। लोग महसूस करने लगे कि हम बदल सकते हैं और हम बदलेंगे। आरएसएस ने समाज को यह समझाया कि राष्ट्र केवल संसद से नहीं बना, बल्कि मैदानों, गलियों और नीम के पेड़ की छाया से बना है, जहां युवा रोज अभ्यास करते हैं। यह परिवर्तन शोर नहीं मचाता था, पर धीरे धीरे समाज की आत्मा को बदल रहा था। 1925 से 1930 के बीच आरएसएस एक छोटे समूह से नागपुर का एक संगठित, सशक्त और प्रेरक सामाजिक आंदोलन बन चुका था। पर इसकी शुरुआत बेहद सरल थी। एक डॉक्टर, कुछ युवक और एक नीम का पेड़। हेडगेवार ने न कोई बड़ी इमारत बनाई, न कोई प्रचार अभियान चलाया, न किसी राजनीतिक समर्थन की मांग की। वे कहते थे, यदि विचार सही है तो उसकी ताकत उसे आगे ले जाएगी। आरएसएस का जन्म एक विचार था, व्यक्ति निर्माण, और यही विचार आगे चलकर भारत के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव बना। धीरे धीरे आरएसएस ने ऐसी पीढ़ियां तैयार की जो अनुशासित थीं, निस्वार्थ थीं, सांस्कृतिक रूप से जागरूक थीं और समाज के लिए समर्पित थीं। वर्षों बाद जब इतिहासकारों ने आरएसएस के प्रारंभ का मूल्यांकन किया, तो उन्होंने पाया, आरएसएस केवल एक संगठन नहीं था, यह एक दैनिक राष्ट्र निर्माण तकनीक थी। और यह सब शुरू हुआ एक नीम के पेड़ की छाया से, जहां डॉक्टर हेडगेवार ने कुछ युवाओं को पहली बार पंक्ति में खड़ा किया था। वह दृश्य इतिहास में दर्ज नहीं था, न कोई कैमरा था, न कोई अखबार का रिपोर्टर। पर उस दिन भारत ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। नीम के पेड़ के नीचे उठी वह छोटी सी शुरुआत आगे चलकर भारत के सामाजिक ताने बाने को गहराई से बदलने वाली थी। आरएसएस का जन्म केवल 1925 की घटना नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य की पहली सुबह थी। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, भारत 19वीं और 20वीं शताब्दी के मोड़ पर एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां संघर्ष, उम्मीद, निराशा और नई चेतना सब एक साथ धड़क रहे थे। बंगाल का उथल-पुथल, स्वदेशी की लपटें, क्रांतिकारियों के सपने और कांग्रेस की सीमाएं, इन सब के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या भारत को सिर्फ आंदोलन चाहिए या एक ऐसी शक्ति जो समाज के भीतर नई रीढ़ खड़ी कर सके?
इस दूसरे एपिसोड में हमने उस युवक की यात्रा को समझा जो इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते नागपुर के तंग गलियों में लौट आया था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार बचपन के संघर्षों से लेकर क्रांतिकारी जीवन की कठोरता तक, कोलकाता के राजनीतिक संक्रमण से लेकर नागपुर की मिट्टी में लौटकर नई दिशा खोजने तक, और अंततः 1925 की विजयादशमी को उस नीम के पेड़ के नीचे पहली शाखा का जन्म। यह यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, यह उस विचार की यात्रा थी जिसने महसूस किया कि राष्ट्र निर्माण राजनीति से नहीं, चरित्र से शुरू होता है, और चरित्र रोज बनता है दैनिक अनुशासन में, साझा अभ्यास में, और एक ऐसी सामाजिक संस्कृति में जिसका हर कण भारत की आत्मा से जुड़ा हो। यही कारण है कि हेडगेवार ने आंदोलन नहीं चुना, संगठन चुना, विरोध नहीं चुना, निर्माण चुना, राजनीति नहीं चुनी, पुरुषार्थ और सेवा का मार्ग चुना। और शायद इसलिए उस साधारण से दिखने वाले नीम के पेड़ के नीचे शुरू हुई छोटी सी शाखा आगे चलकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े सामाजिक संगठनों में से एक की नींव बन गई। एपिसोड 1 ने हमें भारत की पृष्ठभूमि दिखाई थी। एपिसोड 2 ने हमें उस मनुष्य को दिखाया जो उस पृष्ठभूमि से उठकर एक परिवर्तन की दिशा लेकर आया। और अब एपिसोड 3 की शुरुआत होगी वहीं से, जहां वह बीज जिसे हेडगेवार ने लगाया था पहली बार अंकुरित होना शुरू हुआ। दैनिक शाखाओं का विस्तार, स्वयंसेवकों का निर्माण और वह अद्भुत यात्रा जहां एक विचार आंदोलन बना और आंदोलन संस्कृति। अगले एपिसोड में हम देखेंगे आरएसएस का प्रारंभिक विस्तार, शाखा के सिद्धांत और स्वयंसेवक बनने की अनूठी प्रक्रिया।